गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 8th लेक्चर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम करेंगे लेसन 3 ड्रेनेज, इसका अभ्यास। लेसन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम इसका क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट में जो पहला पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवा प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें वृक्ष की शाखाओं के समान अपवा प्रतिरूप कौन सा है? क्या होगा इसका? दुर्माकृतिक। जो दुर्माकृतिक अपवा प्रतिरूप है उसमें जो प्रतिरूप है कैसा होता है? वृक्ष की शाखाओं के समान। सेकंड है, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। वूलर झील जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो किसमें है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम का अर्थ है निकलना, कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय यानी कि खारा जल, खारे जल वाली झील है वो कौन सी है? वूलर, डल, गोविंद सागर ये मीठे जल की झीलें हैं। तो कौन सी है लवणीय? सांभर सबसे अधिक लवणीय झील है जिससे हम नमक भी बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? कौन से भारत की बतानी है हमें? प्रायद्वीपीय भारत की। अगर हम अकेली भारत की होता तो क्या होता? गंगा। हिमालयी भारत की होता तो भी क्या होता? गंगा। अब बताना कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली 2 ही नदियां हैं भारत में, नर्मदा और तापी। अब ऑप्शन में नर्मदा तो है नहीं, तो क्या आएगा? तापी। नेक्स्ट है, जल विभाजक का क्या अर्थ है? प्रश्न है, इनके संक्षेप में उत्तर देने हैं। जल विभाजक का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। आंसर क्या रहेगा? कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे पर्वत है या उच्च भूमि, कोई भी ऊंचा भाग हो, वो कोई पर्वत भी हो सकता है, उच्च भूमि यानी कि कोई पठार भी हो सकता है। तो जो ऊंचा भाग होगा वो क्या होगा? वो जल विभाजक होगा। उसका कार्य क्या होगा? जो 2 पड़ोसी अपवाह श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करती है। कि कोई जो पर्वत और जो पहाड़ी है वो क्या काम करता है? 2 पड़ोसी अपवाह श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे 2 अपवाह द्रोणियां हैं, एक ये है एक ये है, इसके बीच में कोई पर्वत या पहाड़ी है तो इसका जल इधर चला जाएगा, इसका जल इधर चला जाएगा, इस पहाड़ी या उच्च भूमि की वजह से। तो इस जल का बंटवारा हो गया। तो जल विभाजक का मतलब क्या होगा? जल का बंटवारा। उदाहरण क्या रहेगा इसका? अरावली पर्वत और पश्चिमी घाट। कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार की उच्च भूमि क्या कहलाएगी? जल विभाजक कहलाएगी। इसका कार्य क्या होता है? जल का विभाजन यानी कि बंटवारा करना, अलग अलग दिशाओं में जल बहने लग जाएगा। कौन से हैं जल विभाजक भारत में? अरावली पर्वत और पश्चिमी घाट। फिर भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? सबसे विशाल नदी, सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती हैं? जैसे हमने नदियां क्या तब किया भी था। कहां से निकलती है सिंधु नदी? सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। दोनों का उद्गम स्थान ही बताना है। फिर नेक्स्ट, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। जो गंगा नदी है उसकी 2 मेन धाराएं कौन सी हैं और ये कहाँ इनकी कौन से स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं जब गंगा नदी का निर्माण होता है? तो गंगा की 2 मुख्य धाराएं कौन सी हैं? एक तो है भागीरथी और एक है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ये एक दूसरे से देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद गंगा नदी का निर्माण करती हैं। फिर नेक्स्ट है, लंबी धारा होने के बावजूद भी तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी में कम गाद होती है। क्यों? कि ब्रह्मपुत्र नदी की धारा लंबी है और उसके बाद भी तिब्बत में जब ये होती है तो उसमें कम गाद होती है। क्या कारण है? तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। कैसा है? ठंडा एवं शुष्क।
अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है। जब भारत में यह उच्च वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गुजरती है तो यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या कारण हुआ तिब्बत में कि तिब्बत एवं शीत एवं शुष्क क्षेत्र होने के कारण ही लंबी धारा होने के बावजूद भी तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी में कम गाद होती है। कम गाद होने का क्या कारण है कि तिब्बत शीत एवं ठंडा एवं शुष्क क्षेत्र है, इसलिए वहां जल भी कम है, कम जल से अपरदन कम हो पाता है, तो बजरी की मात्रा है वो कम होती है। लेकिन जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसमें जल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से गुजरेगी तो, और गाद की मात्रा भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गरज से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वो किस प्रकार की आकृतियां बनाती हैं? कौन सी? नर्मदा और तापी दोनों नदियां गरज से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने से पहले किसका निर्माण करती हैं? सुंदर दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी क्या बनाती है? जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और समुद्र में गिरने से पहले दोनों ही नदियां क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं। देखिए इनकी ब्रांच, कौन सी नदियां गरज से होकर बहती हैं भारत में और समुद्र में गिरने से पहले वो क्या बनाती हैं? कौन सी नदियां होती हैं गरज से? नर्मदा और तापी, दो ही नदियां हैं भारत में जो गरज से, घाटियों से होकर बहती हैं। और समुद्र में गिरने से पहले नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है जबलपुर में, और उस समुद्र में गिरने से पहले दोनों ही क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख। जैसे हमने डेल्टा और ज्वार नदमुख दोनों को डिस्कस किया था। डेल्टा क्या है? एक त्रिभुजाकार आकृति, और ज्वार नदमुख क्या है? जब नदी एक ही धारा के रूप में जल को गिराती है। नेक्स्ट है, नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व बताइए कि नदियां और झीलें हैं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। फर्स्ट है, क्या महत्व है इनका? नदियां कृषि प्रयोजन, कृषि के लिए, और जल विद्युत, जल से बिजली बनाने के उत्पादन के लिए उपयोगी होती हैं। कि नदियों का जो जल है कृषि के लिए प्रयोग होता है और बिजली बनाने के लिए। ये सिंचाई और नौ संचालन में भी सहायक होती हैं, सिंचाई करने के लिए और नौकाएं चलाने के लिए। सांभर जैसे अगर खारे जल की झील है तो उससे हम क्या बनाते हैं? नमक का निर्माण किया जाता है, जो क्या है? एक खाद्य पदार्थ है। झीलें पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देती हैं और ये मनोरंजन का भी साधन है। नेक्स्ट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं और इनमें से हमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जो झीलें हैं उनको अलग अलग बताना है कि इन झीलों में प्राकृतिक झील कौन सी हैं और मानव निर्मित झील कौन सी हैं। अब झीलें कौन सी हैं? वूलर, डल, नैनीताल, गोविंद सागर, सांभर, बारापानी, भीमताल, लोकताल, चिल्का, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर और पुलिकट। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित हैं दोनों सारी झीलें। अब इनमें से हमें इनको अलग अलग करना है, प्राकृतिक कौन सी हैं और मानव निर्मित है वो कौन सी हैं। देखिए प्राकृतिक झीलों में कौन कौन सी हैं? वूलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताल या इसको लोकताक भी बोलते हैं, चिल्का, पुलिकट, बारापानी और सांभर। ये प्राकृतिक रूप से निर्मित झीलें हैं, कोई भूगर्भ क्रियाओं से बनी है, कोई हिमालय से बनी है। मानव में कौन सी हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है? गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। नेक्स्ट है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां उनमें अंतर स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हम अभ्यास को डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले जब हमने लेसन रीड किया था। हिमालय की नदियां क्या है? हिमालय की नदियां सारा साल बहती हैं, इनकी 12 मासी हैं। प्रायद्वीपीय नदियां 6 माही हैं, ये मौसमी नदियां हैं। इनकी ये तो सारा साल बहती हैं, ये 6 महीने बहती हैं, किसको छोड़ के? कावेरी को। कावेरी नदी 12 मासी है हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों में, बाकी सारी कैसी हैं? 6 माही हैं। हिमालय की नदियों में जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हिम से और वर्षा से, बर्फ से और वर्षा से। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघल के जल कहाँ पे आता है? हिमालय नदियों में और वर्षा से, इसलिए ये सारा साल बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही जल प्राप्त होता है, जब बारिश होती है तभी प्रायद्वीपीय नदियों में जल प्राप्त होता है। हिमालय की नदियों का अपवा क्षेत्र है प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवा तंत्र है वो छोटा होता है। हिमालय की नदियों ने विशाल मैदानों की रचना की है, इनके बड़े बड़े मैदान बनाए हैं अपनी जो मिट्टी है उससे, जैसे उत्तरी भारत का मैदान। प्रायद्वीपीय नदियों ने मैदानों की रचना नहीं की है, ये किससे बहती हैं? पठारी भाग से ही बहती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। ये सारी नदियां ये हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सारी, लेकिन अंतर कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार की दो तरह की नदियां हैं, जैसे पूर्व की ओर बहती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस बताना है हमें। जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, फर्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार, नर्मदा और तापी हैं। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। इनका अपवा क्षेत्र पश्चिमी नदियों इनकी अपेक्षाकृत ये बड़ी होती हैं, इनका अपवा क्षेत्र छोटा होता है। ये नदियां डेल्टा बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती हैं? नर्मदा और तापी ज्वारनदमुख बनाती हैं। इनकी सहायक नदियों की संख्या अधिक होती है, इनकी जो सहायक नदियां हैं वो अधिक हैं, इनकी सहायक नदियां हैं वो कम हैं। नेक्स्ट है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर ये जो सेकंड है उसका लास्ट पार्ट, नदियां और झीलों के आर्थिक महत्व और किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। दोनों ही सेम हैं, एक जैसे हैं, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। इसमें भी नदियों के लिए अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है ये पूछ रखा है, और उसमें भी नदियों का आर्थिक महत्व और झीलों का क्या है। अब नदियां अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इनका जल अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है, कि नदियों का जल मानवीय क्रियाकलापों के लिए, कई प्रकार के क्रियाकलापों के लिए इनका जल है वो हम प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, नदियों के जल का प्रयोग घरेलू, औद्योगिक और कृषि कार्यों में किया जाता है। इसका जल घरेलू घर के कामों में भी, औद्योगिक में भी और कृषि में भी। इनका उपयोग नौ संचालन और परिवहन के लिए किया जाता है, नौकाएं इत्यादि चलाने के लिए। ये मछली पालन जैसे उद्योगों में भी सहायक हैं। इसके साथ साथ वो पॉइंट जैसे हमने पिछले उसमें किए थे, नदी उसके सेकंड का जो लास्ट है कि इनके जल से बिजली बनाई जाती है, ये इसमें भी ऐड हो सकता है। तो इनकी दोनों सेम ही है, दोनों के पॉइंट में कोई खास फर्क नहीं है। ये तो थे इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। उसके बाद इसमें कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं, वो हम कर रहे हैं। जैसे नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ये वो क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर है, कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। फिर व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी है? व्यास। कौन सी नदी है जो व्यास कुंड से निकलती है? तो इसके नाम से ही है, व्यास नदी निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। अब देखो पश्चिम की ओर बहने वाली दो बड़ी नदियां हैं, नर्मदा और तापी। अब इसने पूछ क्या रखा है? जो मध्य प्रदेश से निकलती है। अब मध्य प्रदेश से नर्मदा भी निकलती है और तापी भी। आगे बैतूल जिले से, अब तापी तो बैतूल जिले से निकलती है और नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से। तब इसमें वो पूछ रखा है कि मध्य प्रदेश की वो नदी जो बैतूल जिले से निकलती है और किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा नहीं आएगा, क्या आएगा? तापी, क्योंकि नर्मदा बैतूल जिले से नहीं निकलती, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका आंसर रहेगा तापी। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी। कि पश्चिम बंगाल का शोक का अर्थ है कि कौन सी नदी है जिसके कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है? तो दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर जो नदी है उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। फिर अब बिहार का शोक, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है। बिहार का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी वो कौन सी है? कोसी। देखो पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी है? दामोदर है। बिहार का शोक कौन सी है? कोसी है। कोसी के कारण बिहार में बाढ़ आती है और दामोदर के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? कौन सी नदी से निकाली गई है? सतलुज नदी से। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रे के पास किस नदी का स्रोत है? कि रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से कौन सी नदी निकलती है? रावी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गोदावरी। सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल से होता है। कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसमें वो कौन सी नदी है जो हिमाचल से निकलती है? चेनाब। इसके साथ साथ रावी भी हिमाचल से निकलती है। फिर भ्रंश घाटी अपवा से होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन सी है? भ्रंश घाटी से
जो होकर अरब सागर में मिलती है। नर्मदा और तापी दोनों ही भ्रंश घाटी से होके अरब सागर में जाती हैं। दक्षिणी भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी जो ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतुओं में वर्षा का जल प्राप्त करती है। अब देखो, एक ही नदी है प्रायद्वीपीय भारत की जो पूरे साल बहती है, और वो कौन सी है? कावेरी। कावेरी नदी को जब शीत ऋतु में वर्षा होती है तब भी और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तब भी दोनों समय जल प्राप्त करती है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कावेरी है वो सदावाहिनी, सदा पूरे साल बहने वाली है। फिर नेक्स्ट है लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से बहने वाली नदी की कौन सी नदी है जो लद्दाख से, गिलगित से और पाकिस्तान से? कौन सी आएगा? सिंधु नदी। मानसरोवर झील से निकल के लद्दाख से प्रवेश करके जम्मू कश्मीर में जाएगी और जम्मू कश्मीर से फिर गिलगित से होते हुए पाकिस्तान में पहुंचती है। तो कौन सी है? सिंधु है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी। नेक्स्ट है पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सी है? झेलम, जो पाकिस्तान में जाके चेनाब से मिलती है, झेलम। यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी कौन सी है? यमुना, जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? मार्ग परिवर्तन यानी कि बार बार अपना रास्ता बदल लेती है। कौन सी है वो? कोसी नदी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, जैसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। दक्षिणी गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। फिर एक गुम्फित नदी के रूप में बहने वाली नदी कौन सी है? गुम्फित होता है जो एक धारा के रूप में ना बह के कई धाराओं में जाए, भटक जाए अपने रास्ते से। गुम्फित का मतलब गुम्फा की तरह भटक जाए जो अपने रास्ते से। तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। अधिक अवसाद होने की वजह से ये अपने रास्ते से भटक जाती है और कई धाराओं में होकर बहना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी कौन से क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है? अब जब ये गुम्फित रूप में होके बहती है, अलग अलग धाराओं में होके बहती है, तो इसकी वजह से कहाँ पे बाढ़ आती है? असम में। तो ये 20 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? अभ्यास ड्रेनेज का और इसके सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसी के साथ ही जो हमारा जो 3rd लेसन है वो कंप्लीट भी हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस आपको नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इनमें से आप पहले कर चुके हो, जैसे कि हमने लेसन रीड किया था साथ साथ तब भी किए थे, अगर उसको आपने राइट कर लिया है तो उसको दोबारा नहीं करना है, लेकिन नहीं किया है तो उसको करना है और लर्न आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।